नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 29 हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 28 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, 84 वर्ष का यह समय लेता है। और यह ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी की परिक्रमा ये 16 घंटे 20 मिनट में कर लेता है। समय पूछा गया है तो 84 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, पलामू जो कि रांची के पास है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बॉक्साइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पलामू ये बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और लौह अयस्क के लिए जो है ये आपका सिंहभूम जिला जो है प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है, मिलान करने के लिए दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो यह है शुक्र ग्रह। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शुक्र ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है और इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और इस ग्रह को संध्या का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह का कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। चौथा क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं? तो ये कनाडा के निवासी हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। एस्किमो ये उत्तरी क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर के पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक ये पतली पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस प्रकार ये ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत प्रतिकूल दशा में निवास करने वाले एस्किमो वास्तव में कई ठंडे देशों में भी निवास करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कर्नाटक के। छठवां क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है? तो एक महासागरीय धारा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम ये उष्ण महासागरीय यानी कि गर्म जलधारा है जो कि न्यू फाउंडलैंड के लेब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर संसार के सर्वाधिक सघन कोहरे वाले क्षेत्र का ये निर्माण करती है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में कृषि वित्त के स्रोतों के रूप में जो है सहकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सभी शामिल हैं। तो डी विकल्प यहाँ से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो ये अफ्रीका। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। पिग्मी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के बेल्जियम कांगो, गैबोन, युगांडा आदि सघन वनों में पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन किया गया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, वर्ष 1991 में। अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से है। और अवमूल्यन से विदेशी बाज़ारों से निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाज़ार में आयात महंगा हो जाता है। इस प्रकार निर्यात अधिक एवं आयात कम हो जाते हैं। और भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। सबसे पहले जो हुआ था वह 1949 में हुआ था, उसके बाद दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी बार जो हुआ वह 1991 में हुआ था। तो यहाँ पे जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 विकल्प है।
तो विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली या हम कह सकते हैं कि न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है और यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 में 1957 में अपनाई थी और इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसए से। और 12वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। और 13वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो वह तृतीयक क्षेत्र, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तमान समय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 56.1% है और दूसरा स्थान है द्वितीयक क्षेत्र का और तीसरा स्थान प्राथमिक क्षेत्र का है। 14वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1942 में शुरू किया गया था, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इस दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति की बैठक में पारित किया था। 15वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 सन याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना इन्होंने की थी। 16वां क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो यह हुआ था पटना में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में की गई थी और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। 17वां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो सी विकल्प से हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, आप सबको पता होगा डेट, हमेशा पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो कि पंजाब में है हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है के विरोध में बाग में एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने एक छोटी सेना की टुकड़ी ले जाकर निहत्थे लोगों की भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए तथा सैकड़ों लोग वह घायल हुए थे। इस हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि उन्हें जो है वापस कर दी थी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन आपको पता होगा ये थायराइड ग्रंथ से निकलती है और जिसमें इस हार्मोन में आयोडीन जो है मिली होती है। 19वां क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है और मानव शरीर का तापमान जो होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 20वां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो यह है वाट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, ये विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, गैस। गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है। अन्य 2 अवस्थाएं आपको पता है ठोस और द्रव हैं। गैस अवस्था में पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है न ही नियत आयतन होता है। गैसों में द्रव्यमान होता है,
इसको दबाकर आयतन कम किया जा सकता है। गैस जो है ये तत्व नहीं है आपका। 22वां प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो केरोसिन में, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। केरोसिन एक तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग दीप या स्टोव में किया जाता है और इसे काम के लिए जो है श्यानता कम, रंग साफ और हल्का, जलाने पर दुर्गंध आती है। इसमें ऑक्सीजन जो है वह अनुपस्थित होता है। 23वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो यहाँ आपका इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो होता है वह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन हो गया, CFC हो गया यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प हो गया, ओजोन, ये सभी उत्तरदायी हैं। तो आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। 24वां क्वेश्चन है, सैयद अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो वह थे अशोक कुमार मुखर्जी। सैयद अकबरुद्दीन से पहले जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में 13 फरवरी 2013 को अशोक कुमार मुखर्जी नियुक्त हुए थे। और 25वां प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 ईस्वी में हुई थी, जिसने 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। और डच ये मूलतः हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड जो वर्तमान में कहा जाता है वहाँ के निवासी थे। डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। 26वां प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे प्रियदर्शी। मौर्य सम्राट अशोक ये बिंदुसार का पुत्र था। उसने राजगद्दी पर बैठने के बाद देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्यारा जिसे कहा जाता है कि उपाधि धारण की थी। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 27वां प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में या किसके शासनकाल में जो है अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जहांगीर का नाम था सलीम और इसका जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी से हुआ था। और जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की है। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम पूछा जाए तो तुजुक ए जहांगीरी है। 28वां प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों यानी कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर दांडी पहुँचे थे और सांकेतिक रूप में नमक बनाया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था? तो 78 अनुयायियों के साथ। 29वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वह थे JB कृपलानी। ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में एओ हुइम के द्वारा बम्बई में की गई थी। और भारत विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह थे JB कृपलानी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वह है जापान। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित डिब्बों में से कौन सा एक दिए हुए कागज के पन्ने द्वारा बनेगा? तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न है, आकृति में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 के बाद 15 दिया गया है। तो 7 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। 15 में आपको 2 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। उस तरह आप 31 में क्या करेंगे 2 से गुणा प्लस 1 ऐड कर देंगे 63 हो जाएगा।
63 में भी आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है और 1 ऐड कर देना। इसी तरह आपको 127 में क्या करना है, 2 से गुणा करना है और 1 ऐड कर देना है। तो हो जाएगा आपका 127 दूना 254 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 255। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर संख्या श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अगला क्रम जो आप देख सकते हैं कौन सा होगा यहाँ। तो चलिए क्रम देखते हैं कि क्या है यहाँ। तो जेड के बाद पहला आप देख सकते हैं यक्स है, तो जेड -2 करेंगे तब यक्स हो जाएगा। फिर आप यक्स के बाद भी दिया गया है, यानी कि भी पहले पड़ता है, यहाँ भी -2 हुआ है। इस तरह भी के बाद टी है, यहाँ भी -2 हुआ है। टी के बाद आर है, यहाँ भी -2। आर के बाद आपका पी है, यहाँ भी -2। तो पी के पहले -2 आपको जो है क्या हो जाएगा, तो एन होगा। यानी कि अगला क्रम का पहला स्टार्टिंग जो होगा एन होगा, एन से स्टार्ट होगा। तो इसलिए आपका सी और डी दोनों ऑप्शन जो है कट हो जा रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो 1 के बाद 2 दिया गया है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 21 है, 21 के बाद 88 है, 88 के बाद आपका 445 है। तो 1 के बाद 2 जो दिया गया है, यानी 1 में आपका 1 से गुणा हुआ है प्लस 1 ऐड हुआ है, तो 2 हो गया। 2 में 2 से गुणा हुआ है प्लस 2 ऐड हुआ है, तो 2 दूना 4 और 2 6। 6 में 3 से गुणा करना है, 3 ऐड करना है, 6 3 18, 18 3 21। फिर 21 के बाद में जो आपको 4 से गुणा करना है, 4 ऐड करना है, तो 21 चौक हो जाएगा आपका 84 और प्लस 4 88 हो जाएगा। 88 में 5 से आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 440 प्लस 5 445। और अगला जो क्रम होगा यानी कि 6 आएगा, तो गुणे 6 प्लस 6 कर देना है। तो 445 में 6 का गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 2670 और 6 ऐड कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 2676 हो जाएगा। तो अगला एन के बाद क्या हो जाएगा 2676। तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों ऑप्शन में है। फिर अगला जो क्रम है ए के बाद डी दिया गया है यहाँ पे, तो ए बी सी डी यानी कि +3 हो रहा है। डी के बाद जी दिया गया है, यहाँ भी +3 हो रहा है, तो +3 आपको कर देना है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पी है, पी में आप 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो पी के बाद क्यू आर एस यानी कि यस हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा एन 2676 यस। 34वां प्रश्न है, किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो चलिए जो है देख लेते हैं। चूँकि योग्यता का क्रम ऊपर से जो है दिया गया है 15वां यानी कि 15वें क्रम पे और नीचे से 50वें स्थान, तो एक ही व्यक्ति मोहन का है, तो कुल संख्या जो हो जाएगा आप टोटल जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। तो 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 और 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, आकृति पर विचार कीजिए, वह संख्या जो तीनों आकृतियों में है उनमें से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या आएगा। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वह संख्या जो तीनों आकृतियों में है, तो तीनों आकृतियों में आप देख सकते हैं 4 है यहाँ पे, जो कि सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, तो 4 हो गया आपका। फिर कह रहा है कि केवल त्रिभुज में है उनको जोड़ने पर वो संख्याएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं केवल त्रिभुज में 5 है और 3 है, 5 और 3 केवल त्रिभुज में कह रहा है, तो 5 और 3 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर कह रहा आप घटाने पर प्राप्त संख्या, तो इनमें यानी कि 4 में से आप -8 जो है 4 में से आप 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -4। आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 29वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 28 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कराया जाता है। ये हर रविवार को दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाता है। टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री है, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यूपीपीएससी अभ्यास ये आपका सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे जो है अनअकैडमी पर कराया जाता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सभी फीचर्स जो है उपलब्ध होंगे। बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 22 अप्रैल से शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। फिर प्रगति 90 डेज यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच कोर्स है, ये आपका 28 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं आप इस बैच से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पे जो है यूपीएसआई आरओ लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल ये सभी एग्जाम के लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना जो है चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है। उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 7560 रुपये हमारे रेफरल कोड के साथ जो है पे करना है। तो ये रेफरल कोड आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। तो अनअकैडमी पर जो है यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं।